हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट 01 के नाम से। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इस वजह से इन्होंने ये सीरीज शुरू की है एक, जिसका पहला टेस्ट आज है और ये डेली एक एक टेस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है ना। ये आज के लिए है पहला टेस्ट, और ये आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, ये सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट। तो इनकी एक सीरीज चलेगी जिसमें शायद ये डेली एक एक टेस्ट अपलोड करेंगे। तो इस सीरीज को हम कोशिश करेंगे कि डेली लगाया जाए। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए, फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है ना। तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये टाइम आपको रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से आपको रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा, टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। चलिए, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है। हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। आगरा में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किया गया पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का पूर्ण रूप क्या है? भीष्म का पूर्ण रूप क्या है? ये शायद किसी मॉक में आया तो था। चलो इसको बाद में देखते हैं ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बाद में इसको देख लेंगे। हिंदी में पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉरी इंग्लिश में पॉज कर लीजिए वीडियो को, और फिर हिंदी में देखेंगे इसको। एक पाइप, आज शायद ये फॉन्ट थोड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा है ना। मैंने इसको कुछ नया सिस्टम है आज थोड़ा सा, तो शायद इस वजह से ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है। देखते हैं, चलो इसका कुछ करते हैं बाद में। ये शायद मेरे को ही लग रहा है, पता नहीं। एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। तेल में तल में एक रिसाव के कारण 42 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो तब रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? एक पाइप है, 18 घंटे में टैंक को भर सकता है। उसके तल में यानी कि नीचे एक रिसाव हो चुका है, जिसके कारण 42 घंटे लगते हैं भरने में। तो एक पाइप ए है जो 18 घंटे में भर देता है। ठीक है। अब ए के साथ एक पाइप बी भी है ना, बी है जो रिसाव वाला पाइप है। ठीक है। जब ये दोनों काम करते हैं एक साथ तो इसको 42 घंटे लगते हैं मिलके। ठीक है। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें, एलसीएम निकालें, तो कैसे निकालेंगे? 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42। तो 6 सत्ते 42 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है। और 6 सत्ते 42 तिया 126, और 6 तिया 18 सत्ते 126, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए अकेला 1 घंटे में 7 काम करता है, और ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3 काम करते हैं। ए तो अकेला 7 काम करता है, तो बी क्या कर रहा है? बी यहाँ पे 4 काम खराब कर रहा है ना, तभी तो दोनों मिलके ये 3 काम कर रहे हैं। यानी कि जो ये रिसाव है ना, रिसाव 1 घंटे में -4 काम करता है। तो वो बोल रहा है रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। जो रिसाव है 1 घंटे में 4 खाली करता है, तो इस पूरे को खाली कितने घंटे में कर देगा? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 पॉइंट 5, 31.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का मतलब, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या है ये बताना है। ठीक है। तो इसको भाई, सबसे पहले आपको पता है ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, सिंपल फ्रैक्शन में मिक्स है ये। 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। ऑफ का मतलब इंटू 150, ऑफ का मतलब अगेन इंटू एक्स। ठीक है। माइनस 4 तिया 12, 13 14/3 इंटू 6/7। ठीक है। बराबर है 26% ऑफ इतना। तो इसको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 दूनी 26, तो 25 दूनी 50, तो बराबर है 50। ठीक है।
तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 3 15, 5 धाम, ठीक है। 7 1 7 है नहीं, 7 1 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4 आ गया, तो ये -का 4 इधर जाएगा तो +का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 9 × 27 x अपॉन में 10, ठीक है ना। तो ये 10 किधर चला जाएगा, बगल में 54 है तो 54 के पास 10 चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 540 हो जाएगा, और 27 इसके नीचे आएगा तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। पेमायांग्स मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पेमायांग्स मठ, तो मठ तो बौद्ध मठ होगा आई थिंक, तो बौद्ध मठ, बौद्ध वगैरह तो इस सिक्किम में पाए जाते हैं एक, और एक इधर हिमाचल, और मठ वगैरह बौद्ध मठ वगैरह जो है ज़्यादातर हिमाचल की साइड पाए जाते हैं, और सिक्किम की साइड भी पाए जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहे कहीं से कहीं तक हो सकते हैं, बाकी मुझे पता नहीं है इसका कहाँ पे है, तो उस तरीके से अगर हम गेस करें तो सिक्किम में होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में पॉज कर, इसको इंग्लिश में क्या पॉज करना है, मिरर इमेज बनानी है इसकी, तो ऑप्शन से चलेंगे आप। तो सबसे पहले एक जैसा एन दिख रहा है इसमें, ठीक है, फिर ओ दिख रहा है, ठीक है, फिर आई और टी दिख रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि ओ के बाद आई आएगा या टी, तो आई आ रहा है तो ये टी वाला ऑप्शन खत्म, आई आई फिर टी टी फिर ए, फिर यू यू यू, फिर ए, यहाँ ए दिख रहा है यहाँ एन दिख रहा है, तो आपको ये देखना है यू के बाद ए दिखेगा या एन, तो यू के बाद एन दिखेगा तो ए ऑप्शन खत्म, फिर आई है और फिर एस है, एक सेकेंड, यहाँ पे यू के बाद एन है और यहाँ पे यू के बाद आई है, तो यू के बाद तो एन है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की त्रिज्या बतानी है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया, और पिघला के जब कोई दूसरी चीज़ बनती है तो पिघलाने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा, किसी भी शेप में ढाल दो आप उसे, ठीक है। तो गोले को पिघलाया गया तो गोले का वॉल्यूम था 4/3 पाई r³ ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके, फिर इसका शंकु बनाया गया तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, तो r² नहीं पता आपको, मैंने तो फॉर्मूला ही लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे 4/3 पाई r² है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना चाहिए था वैसे, पाई से देखो पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 4r³, कितना था, गोले की आर कितनी थी 12, तो 4 × 12 × 12 × 12, ठीक है। ये बराबर है किसके, शंकु की आर कितनी है, शंकु की आर ही निकालनी है, तो r² × h कितना है 12, तो ये 12 इधर जाएगा तो एक 12 से तो एक 12 कट गया, तो r² बराबर ये आ गया, तो r बराबर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा दो, तो ये 2 12 बाहर आके रूट के 1 12 बचेगा, ये 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो r कितनी आ गई 12 दूनी 24, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये, कोई डेटा दिया गया है, माध्य और माध्यिका को ज्ञात करना है, तो माध्य और माध्यिका दोनों आपको बताने, और अगर आप देखें तो ऑप्शन में अलग अलग है। माध्यिका निकालना आसान होता है, माध्य के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, माध्यिका निकालना आसान होता है, तो सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो मैं माध्यिका निकाल दूंगा तो माध्य निकालने की जरूरत ही नहीं है। और माध्यिका आपको पता है कैसे निकलती है, इन सभी को अरेंज करना है सीक्वेंस में, ठीक है, या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप करें इसको अरेंज, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, सबसे छोटी संख्या 38, 38 से छोटी कोई नहीं है, 38, 38 के बाद 39 दिख रही है, 39 के बाद 40 दिख रही है, 2 बार तो नहीं है ना, नहीं, 40 के बाद 41, 42 दिख रही है, 42 के बाद कितनी दिख रही है, 42 के कितनी संख्या है, एक बार ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो बीच वाली संख्या चाहिए होती है, माध्यिका में आपको बीच वाली संख्या चाहिए होती है, 10 में बीच की संख्या तो नहीं हो सकती, तो 4 इधर गया 4 इधर गया, बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, पांचवी और छठी, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 आ गई, पांचवी कौन सी आएगी, 42 के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, 42 के बाद 43 है क्या, नहीं 44 है, तो 44, 44 के बाद कितना है, 45 है क्या, नहीं 46 हैगा, ठीक है। तो 46, आपको क्या करना था, पांचवी और छठी संख्या के बीच की संख्या निकालनी थी, तो 44 और 46 के बीच में कौन सी होगी, 45 होगी, तो माध्यिका 45 हो जाएगी, तो माध्यिका 45 केवल इसमें दे रखा है आपको,
ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। माध्य और माध्यिका पूछी थी, तो पहले माध्य दिया होगा इन्होंने, फिर माध्यिका, तो माध्यिका 45 केवल ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, माध्य निकालने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश से पॉज कर लीजिए, हिंदी में देखेंगे इसको। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ये टेबल दी हुई है। 2015 से 2019 तक कीटनाशक क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो 2015 से 2019 तक कीटनाशक, यहाँ पे कीटनाशक में 2015 से 2019 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई? 100 से 180 हो गया। तो 100 पे 80 की वृद्धि होगी, यानी कि 80% वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सीधा आपको ये पढ़ना है कि पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट। व्यक्ति जो या सॉरी, खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए आज फिर से बता दिया मैंने। व्यक्ति जो या तो मुक्केबाज या फिर पुजारी है, तो आपको वो बताना है जो व्यक्ति या तो मुक्केबाज या पुजारी हो, ठीक है। तो व्यक्ति किसको व्यक्ति के लिए क्या यूज किया जाता है भाई? त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत। आयत जो व्यक्तियों को दर्शाता है, तो आयत कहाँ पे? ये वाला। तो व्यक्ति दर्शाने जो या तो मुक्केबाज या पुजारी हो, तो मुक्केबाज कौन है भाई? त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज हो, या पुजारी वर्ग। तो त्रिभुज वर्ग जो आयत से आयत के साथ हो वो बताना है आपको। तो त्रिभुज और वर्ग आयत के साथ यहाँ पे है, सी पे, ई पे है। या बोल रहा है या तो मुक्केबाज या फिर पुजारी। तो केवल वर्ग है तो भी चलेगा, तो एफ बी होना, मतलब एफ बी इसमें आ जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। तो सी ई एफ, तो ये पेयर है जो कि व्यक्ति हैं या तो पुजारी या मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था उसके मुख्य अतिथि थे सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 440 मीटर लंबी ट्रेन एक अन्य 160 मीटर लंबी ट्रेन को 120 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन की चाल इतनी है तो अन्य ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है आपको। देखो, दो ट्रेनें और सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में, यानी कि इधर ही चल रही है दोनों ऐसे करके। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? दोनों अपनी लेंथ के बराबर। तो एक की लेंथ 440, एक की 160, तो टोटल लेंथ कितनी कवर करेंगे वो? 600 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस 600 मीटर इनके द्वारा कवर किया जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। ठीक है, तो टाइम ले रहे हैं 120 सेकंड। स्पीड क्या होगी? जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड माइनस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड होती है ना, तो माइनस हो जाती है। तो पहली ट्रेन की स्पीड 50 मीटर दे रखी है, और पहली ट्रेन ही पार कर रही है दूसरी ट्रेन को, है ना। तो पहली ट्रेन की स्पीड मतलब ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, माइनस करेंगे। दूसरी स्पीड मान ली हमने x, ठीक है। तो ये आपको दिखा बताना है। तो ये 120 इधर आ जाएगा, ये 50 माइनस एक्स इधर चला जाएगा। तो 120 इसके नीचे आ जाएगा, 600 के नीचे 120 आ गया, बराबर हो गया 50 माइनस एक्स। ठीक है, इससे इसको काटा, 12×5 = 60। तो ये 5 इधर गया, एक्स इधर आया, तो एक्स बराबर आ गया 45, और मीटर प्रति सेकंड में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा घटक CO2 नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? ये करता है आपका, आई थिंक प्लाज्मा करता है। ठीक है, ये पहले से आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। अमित ने साहूकार से 8,000 रुपये का उधार साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज की दर है। तो उतने ही वर्ष के लिए लिया है जितनी ब्याज की दर है। उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया। तो ब्याज दर बतानी है। 2,000 रुपये का भुगतान किया 8,000 रुपये पे, तो एक बार निकाल लेते टोटल कितना परसेंट उसने दिया। तो 2,000 रुपये उसने दिए, 8,000 रुपये पे ब्याज। ठीक है, क्योंकि CI है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। 3 0 से 3 0 खत्म, 1/4 उसने दिया, ब्याज दिया, मतलब राशि का 25% ब्याज दिया, है ना। इसने बोला टाइम भी उतना ही है, और
रेट भी उतनी है। तो 25% को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ ना, 5 साल के लिए 5%, तो ये टोटल कितना होगा 25%। ठीक है, तो रेट कितनी होगी 5%। टाइम भी उतना है और रेट भी उतनी है, तो मैंने 5 5 में डिवाइड कर दिया ना इसको, तो 5 × 5 = 25, तो 5 साल में 25% ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सेमीकॉन इंडिया 2024 का विषय क्या है? सेमीकॉन अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक वही तो होते हैं सेमीकंडक्टर। हाँ सेमीकंडक्टर, जो चिप्स होती है ना, सेमीकंडक्टर चिप। तो सेमीकॉन 2024, तो भाई अर्धचालक से रिलेटेड होंगी पहली चीज़, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। क्रांति को नया रूप देना, भविष्य को आकार देना। इंग्लिश में देखें थोड़ा सेंस जहाँ पे अच्छा बने। इनोवेटिंग द सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। रिवॉल्यूशन से संबंधित हो आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं, लगाते हैं इसको आंसर। रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ब्लड प्रेशर जब बीपी लो होता है काफ़ी, तो कौन सा हार्मोन दिया जाता है? एड्रेनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। बहुलक बताना है आपको, इसका मोड बताना है। ठीक है, तो मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? 16 यहाँ पे है, तो 7 हो जाएगा बहुलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 16 से ज़्यादा तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखें। सेल को ये लिखा गया है, फ़ोन को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकी अल्फ़ाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ना है। 3, सी का 3, ई का 5, एल का 12, अगेन 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, तो ये तो 32 ही है। ठीक है, इसको भी चेक कर लो एक बार। 16, एच 8, ओ 15, एन 14, ई 5। ठीक है, तो 8 6 14, 14 5 19, 20 3 23, 5 28, 2 3 और 2 5। ठीक है, तो ये भी 58 दे रखा है। इट मीन्स कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है, तो 2 और 15, एल 12 और डी 4, तो 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13, एक और एक 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। क्या बोला इसने? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है, दो संख्याओं के बीच अंतर बताना है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो उनके बीच में अंतर बताना है। तो देखो भाई, जब एचसीएफ दिया हो, जब आपको एचसीएफ दिया हो तो संख्या क्या होती है? एचसीएफ वो होता है जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अंदर। तो जब एचसीएफ दिया हो तो आप मान लो पहली संख्या 13A है और दूसरी संख्या 13B है। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। जब एचसीएफ दिया होता है तो हम ये इस तरीके से मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे ए होगा मल्टीप्लाई में या बी होगा, तो वो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब इसने एचसीएफ की जगह एलसीएम भी दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होता है भाई? इन दोनों में से जो जो चीज़ दोनों में है वो ले लो फैक्टर्स, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। ठीक है, ए आ जाएगा एक और एक यहाँ भी आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, मैंने गलती से बोल दिया, जो दोनों में है उसको ले लो। एलसीएम का मतलब होता है हर एक नंबर की मैक्सिमम पावर यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, 13 की मैक्सिमम पावर दोनों में से एक है, ए यहाँ पे है, बस यहाँ पे तो है नहीं, तो मैक्सिमम पावर एक है, तो ए लिख लिया, बी लिख लिया, ऐसे। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है? 5 8 5, तो 13 इधर चला जाएगा, तो 13 से काटेंगे इसको, तो कितना होगा? 13 चौका 52, 6 बचा, 13 पंजे 65, तो ए इंटू बी हमारा आ गया 45। ठीक है, तो अब ए इंटू बी, यानी ए और बी को मेरे को इस तरीके से तोड़ना है कि जिसमें कुछ और कॉमन ना हो। ठीक है, 45 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 15 या 45 ऐसे तोड़ सकता हूँ, बट 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और यहाँ पे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 13 है, तो 13 के अलावा तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं बनेगा पेयर। समझ रहे हो? कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 के बाद 5 निम 45 लिख सकते हैं, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही। तो यानी कि एक ए का मतलब हो गया 5 और एक ए का मतलब हो गया 9। ठीक है, तो एक हो गया 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? देखो 13 को 9 बार मल्टीप्लाई करके 13 को 5 बार घटा देना है, तो 13 को 4 बार ही तो मल्टीप्लाई करके बचेगा। 13 चौका 52, नहीं समझ में आया तो आप 13 निम्मा 117 और इसमें से 65 को घटा लो, 7 में से 5 गया 2, 6 5 11 52, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो भाई भूमध्य रेखा भारत पे से तो नहीं गुजरती भाई। आसान ऑप्शन दे दिया इन्होंने। भारत पे केवल बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर है भारत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में बात कर रहा है। 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को डैश दिनों की 100 दिनों का रोजगार मिलना है ना। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता है, ये तो सभी को पता है। अरे भाई अरे इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे। मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है संसद, ठीक है। मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित किया जा सकते हैं संसद के द्वारा, और वो भी किसको ध्यान में रखते हुए? बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। ब्याज दर क्या ही बताना है? बताओ, ये कोई क्वेश्चन है क्या? थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है बस। देखो 2 वर्ष में इतनी होगी थी राशि, 3 वर्ष में इतनी हो गई। आपको पता है सीआई हमेशा हर ईयर के बाद काम करता है, मतलब जैसे 2 वर्ष के बाद इतनी राशि हो गई, अब इस पे भी इतने ही परसेंट ब्याज मिलेगा, ठीक है। जितनी इसका रेट है ना, तो इस पे भी उतने परसेंट ब्याज मिलेगा। फिर इतनी हो गई, अब इस पे इतने परसेंट ब्याज मिलेगा, है ना। तो 2 वर्ष में इतनी थी राशि, फिर 3 वर्ष में इतनी हो गई। तो इस पे कितना ब्याज मिला ये देख लो आप। 6083.5 हो गई राशि। पहले कितनी थी? 5290 थी, ठीक है। तो देखिए कितना ब्याज मिला। जीरो में 5 आ गया, 3, और यहाँ पे कितना है? 9 है ना। तो 18 में से 9 गया 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो 793.5 ब्याज मिला इसको। कितने रुपए पे? 52.9290। इतने रुपए पे इसको ब्याज मिल गया ये, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना बात को? सीआई का मतलब होता है हर साल जो भी आपकी राशि बन जाएगी उस पे ब्याज लगना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज लग के ये राशि हो गई। तो रेट निकालना है आपको। तो मेरे को 5290 पे इतने का ब्याज मिला है। तो रेट निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी एक। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकालना है तो 100 तो करना पड़ेगा। इंटू 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। नीचे आपको 529 दिख रहा है, ये 23 का मल्टीपल है, 23 का स्क्वायर है ये। तो ऊपर देखें 23 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो इसको काट के देखें। 23 तिया 69, 10 इधर गया, 23 चौका 92, 11 इधर गया, 23 पंजे 115। तो ये 23 से 23 बार में कट गया। अगेन 23 से कट सकता है क्या? 23 से कम 23, 11, 23 पंजे 15। तो ये 15% आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी? किस समझौते में? लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ जो समझौता था ना, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे वो एक हो गए थे, ठीक है, 1916 में। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखते हैं इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 48 मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 53% मिला और 304 मतों से जीत हासिल की उसने, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 53% मिला है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मत नहीं दिया। तो भाई अगर मैंने माना कि 100% वोट थे टोटल, तो उसमें से केवल 90% लोगों ने वोट दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको 53% मिले हैं। अगर इसको 53% मिले हैं जीतने वाले को 90% में से, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को कितने मिले होंगे 90 में से? 7, 60 और 37, ठीक है। तो इसको इतने परसेंट मिले होंगे, है ना। तो इसको इससे कितने ज़्यादा परसेंट वोट मिले हैं? 40, 50, 60, 16% ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। तो इसने ये बोला कि जो जीतने वाला है ना, उसने 304 मतों से जीत हासिल की है। तो ये इससे 300 ज़्यादा मत एक्स्ट्रा लाया है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे इसने बोला है कि 48 मत अवैध थे। तो ये जो 304 मत है जो टोटल वोट से डाले गए होंगे, उसमें ये बोल रहा है कि जो पहला वाला है ना वो जीता है 304 वोट से। तो पहले इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको? अवैध मतों को। जो लीगल वोट्स नहीं है, इलीगल वोट्स हैं, उसको हटाना पड़ेगा ना। तो इसमें से पहले आप 48 को माइनस करिए तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गए 6, 9 में से 4 गया 5, 256। तो यानी कि एक्चुअल में जो दूसरे बंदे को मिले हैं ना वोट, जो दूसरे व्यक्ति को मिले हैं वोट, वो भी तो लीगल वोट्स ही है ना। तो
जो दूसरे व्यक्ति को मिले हैं उससे जीतने वाले को केवल 256 वोट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है ना, जो वोट काउंट हुए हैं। तो 16% ज़्यादा मिले हैं इसको हारने वाले से, तो 16% की वैल्यू दे रखी है 256। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, कुल संख्या ज्ञात करनी है इसकी। तो 16 का स्क्वायर दे रखा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 16। अगर 1% की 16 हो गई तो 100% की 1600 हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं? 100 में से 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 तो मैथ्स में, 50 तो भैया मैथ्स में हो रहे हैं, 70 जो है वो इंग्लिश में हो रहे हैं, और 5 मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो भाई 5 को निकाल दो 100 में से, 95 बचे टोटल, जो या तो इंग्लिश में पास हो रहे हैं या मैथ्स में पास हो रहे हैं या दोनों में पास हो रहे हैं, ठीक है। 5 तो दोनों में फेल हो गए, तो 5 को तो हटा दो, 95 की बात चल रही है। दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं? देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, टोटल मैथ्स में 50 पास हुए, इंग्लिश में 70 पास हुए, तो टोटल 120 आ गए, है ना। बट छात्र तो 95 ही है ना जो पास हुए हैं, मैथ्स से इंग्लिश किसी मैथ्स या हाँ इंग्लिश दोनों में से किसी में पास हुए हैं, वो तो केवल 95 है। बट यहाँ पे तो मेरे पास 120 आ रहा है, इट मीन्स 95 से कितना ज़्यादा है 25, तो 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में काउंट हुए होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोनों में वो कौन से विद्यार्थी हैं जो काउंट होंगे, जो दोनों में पास हुए हैं? समझ पाए बात को? वो यही पूछ रहा है कि दोनों में कितने छात्र पास हुए, ठीक है। तो मैंने कहा ये भाई टोटल पास होने वाले तो 120 हैं, बट छात्र तो जो पास होते हैं वो 95 है, बट 120 आ रहा है, इट मीन्स कि इससे कितने ज़्यादा आ रहे हैं 25 ज़्यादा। तो ये 25 ज़्यादा जो आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि 25 यहाँ पे भी काउंट हुए, यहाँ पे भी 2 बार काउंट हो गए 25, और 2 बार काउंट कौन से वाले होंगे, जो दोनों में पास हैं। तो यानी 25 जो है वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ये संख्या के दूसरे और 8वें अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार चौथे और 5वें अंक को आपस में बदल दिया जाता है। बहुत सारे अंक बदल दिए। अब क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंक 3 के बाएं से तीसरा अंक होगा? देखो ये सब ना टाइम खराब करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। इसने अंकों को इधर से उधर ऐसे बदल दिया, तो आप सीधा क्वेश्चन पे जाओ। पूछा क्या है? 3, 3 के बाएं से तीसरा कौन सा होगा? देखो 3 यहाँ पे है ना, 3 यहाँ पे है, तो 3 व्यवस्था में, जब व्यवस्था में लगाया गया उसके बाद 3 कहाँ पे आ जाएगा? तो पहले ये देखो, पहले को किसके साथ बदला गया है? पहले को छठे के साथ बदला गया, तो पहला वाला जो है ना वो छठे के स्थान पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहला वाला जो है ना ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 की जगह, 5 की जगह 3 आ गया, ठीक है। 3 के बाएं से तीसरा, तो 3 के बाएं से तीसरा 1 2 3, तो ये 3 के बाएं से तीसरा तो 1 आना चाहिए, बट ये तीसरा वाला जो वैल्यू है ना ये भी तो चेंज हुई होगी किसी के साथ। तो देखो तीसरा किसके साथ चेंज हुआ है? हम्म, तीसरे और 7वें के अंक आपस में बदल दिए गए। जो तीसरा है ना ये तीसरा, ये 7वें के साथ बदला गया, तो 7वें नंबर पे कौन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे 6 है, तो यहाँ पे इसकी जगह 6 आ जाएगा। तो 3 के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए? आप उस तरीके से टाइम खराब मत करना कि पहले बदल बदल के अंकों को लिख लिया, बेफिजूल का इतना टाइम खराब किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ और उसके हिसाब से बदलो, है ना। बाकी काफ़ी चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे चौथे और 5वें की जरूरत नहीं पड़ी ना बदलने की। इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से करेंगे तो जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखिए। उसका चयन करना जो संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है, तो कुछ लॉजिक से इनको आपस में वो कर रखा होगा, जोड़ रखा होगा, ठीक है। अरे लेकिन ये वाली तो आकृति अलग दिख रही है ना, इसमें सब में ऐसे नीचे दे रखा है, सब में ऐसे दे रखा है ना, और यहाँ पे अलग आकृति दिख रही है, यहाँ पे इधर दे रखा है, तो मेरे हिसाब से तो डी ही अलग होनी चाहिए ना। नंबर्स भी ऑलमोस्ट सेम है सब में, तो शायद डी ही अलग होनी चाहिए। आकृति तो पूछा है इसने, ये कोई वो थोड़ी है पजल थोड़ी है, क्विज थोड़ी वो थोड़ी पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 9 16, 5 में +4, 9 में +7 16, 16 दूनी 32 +15 किया है, तो कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? 3 8, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। इसमें 29 प्लस कर दिया तो +14, 5 6, हो सकता है 7 प्लस कर दिया हो ऐसे, 3 5 8 6 14 7 21,
30 40 50, तो प्लस 50 करेंगे तो 169, तो नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, 6 5 11 नहीं आ रहा। तो ये तो लॉजिक लगे नहीं डिफरेंस का, तो कोई और सा लॉजिक कौन सा लग सकता है इसमें। 5 दूनी 10, -1, 9 दूनी 18, -2, 16 दूनी 32, -1, 31 दूनी 62, -2, तो 120 -1, तो यानी × 2 -1 × 2 -2 × 2 -1 -2 -1 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 -1 -2, 6 दूनी 12, 120 -1, अब -2 करना पड़ेगा, तो ये 238 हो जाएगा, और -2 करेंगे 236 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग किया जाता है। सबको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोला इसने। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि पी आर बराबर क्यू आर। तो भाई पी आर और क्यू आर बराबर है, तो पी आर और क्यू आर, तो इसको आर बना देते हैं, तो पी आर और क्यू आर, ठीक है, ये दोनों बराबर है। पी क्यू आर हो गया त्रिभुज, ठीक है, दोनों बराबर है, और एंगल क्यू जो है वो 38 है, तो ये भी एंगल 38 हो जाएगा, ठीक है। आर एस आधार क्यू पी की माध्यिका है, तो क्यू पी की माध्यिका कौन सी है, क्यू पी की माध्यिका है आर एस, ठीक है, ठीक है। क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ये वाला बताना है आपको। तो आपको पता है माध्यिका है, तो ये एंगल जितना भी होगा उसका आधा हो जाएगा। आपको ये वाला एंगल ही बता रखा है 38, ये वाला भी 38 हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये कितना हो गया, 76 हो गया। तो ट्रायंगल के अंदर जो कोण होते हैं सारे कोणों का योग होता है 180। 76 में से 180 गया कितना, 180 में से 76 गया कितना बचा, 104। तो 104 का आधा हो जाएगा ये वाला एंगल, यानी कि 52। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो मतलब जो एडवाइस लेने का जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। और हाल ही में अभी एक वो भी हुआ है ना, न्यूज़ में भी रहा है, आपने देखा होगा, राष्ट्रपति ने सवाल पूछे हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका अच्छा ये है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से प्रेम करता है और उससे सलाह लेना चाहता है, तो उसको 143 बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना, हमने तो ऐसे याद कर रखा है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी याद कर लो, ठीक है। 143 आर्टिकल एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। कौन एटॉल से संबंधित है। एटॉल क्या है भाई, ये अवसाद अलग की गई पर्वत श्रृंखला से बना है। एटॉल क्या होता है भाई, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, 6 छात्र हैं भाई। प्रत्येक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। सोमवार से शुक्रवार, अच्छा, सोमवार से शुरू होकर एक ही सप्ताह के शनिवार तक समाप्त होती है। आवश्यक नहीं इसी क्रम में मंगलवार को रेशमा की परीक्षा। तो भाई सोमवार से शुरू हो रही है, यानी मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे तक चल रही है। मंगलवार को रेशमा की परीक्षा है, तो रेशमा की परीक्षा कब है, मंगलवार को है। पवन और रेशमा के मध्य केवल एक विद्यार्थी की परीक्षा है, तो रेशमा और पवन, तो पवन यहाँ पे होगा, तभी तो इनके मध्य एक व्यक्ति की परीक्षा है केवल, ठीक है। विनय की परीक्षा पवन के तुरंत बाद वाले दिन है, तो विनय जो है पवन के तुरंत बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उनमें से किसी की भी उन्मुक्ति से पहले परीक्षा नहीं है, तो उन्मुक्ति की सबसे पहले परीक्षा है, उन्मुक्ति आ गई। सुनैना की परीक्षा रेशमा के तुरंत बाद वाले दिन है, तो रेशमा के तुरंत बाद यहाँ पे सुनैना जी आ गई। और तरुण की परीक्षा किस वर्ष है, तो तरुण यहाँ पे दे नहीं रखा, तो जो दिन बचा है यहीं पे तरुण की परीक्षा होगी, यानी कि शनिवार को। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखें, किन दो देशों ने जुलाई 2024 123 एग्रीमेंट, ये तो भाई सुना सुना सा है, 123 एग्रीमेंट नाम से जाने जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। 123, 123 जो है ये एक एग्रीमेंट है, ये उसके परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई वो होता है ये एग्रीमेंट। इस पे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, इंडिया ने
आई थिंक 2005 में इसको साइन किया था अमेरिका के साथ, तो शायद ये अमेरिका के साथ ही साइन किया जाता है। इट मीन्स कि इस हिसाब से तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है अमेरिका का। बाकी ये नहीं पता कि हाल ही में किसने साइन किया है। बट क्योंकि 123 एक ना ये इसके बारे में पढ़ा था डिटेल से। 123 कोई धारा होती है, एक एक्ट है 1954 या 52 का एक्ट है इनका, परमाणु ऊर्जा से संबंधित। तो उसकी एक धारा 123 है, उसके तहत जो एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं 123 एग्रीमेंट। तो ये शायद अमेरिका के साथ होता है। हमारा भी एग्रीमेंट हुआ था 2005 में, हमने साइन किया था, अमेरिका के साथ ही होता है। तो शायद अमेरिका एक ही ऑप्शन में है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इसमें, तो अगर गलत होता है तो देख लेंगे, ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सुमेलित है? तो कौन शहर जो किस किसने बसाया है बताना है। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। दीनपना हुमायूं जी, अ, मृत्यु भी आपको पता होगी, ठीक है। मेहरौली, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो सारी सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश से पॉज कर लो जल्दी से। हिंदी में देखें इसको क्या बोला है इन्होंने। कथन दे रखा है मुंबई में, मुंबई के एक प्रमुख विद्यालय ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% की वृद्धि की है। अपनी फीस में 150% की वृद्धि की है। धारणा क्या बनाई जा सकती है इससे? अधिक फीस के कारण छात्र विद्यालय बदल सकते हैं। भाई बदल सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं बदल सकते? अगर फीस बढ़ा दी है तो बदल भी सकते हैं। अभी भी छात्रों के बीच विद्यालय की समान मांग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अगर मांग नहीं हो, मतलब समान मांग होने की उसको अगर नहीं लगेगा कि भाई मांग, अगर उसको ऐसा लगेगा स्कूल को कि मांग में कुछ कमी आ सकती है, तो वो फीस इतनी क्यों बढ़ाएगा? तो मेरे हिसाब से दोनों ठीक होने चाहिए। बाकी लेट्स सी, इस वाले इन इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मार्जिन ऑफ एरर लेकर चला करिए। हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन इसमें गलत हो जाए इस तरह के, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कुछ और माने, आपने कुछ और मान लिया। 25,000 रुपये के साथ एक्स एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने बाद 2,000 रुपये के साथ वाई जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन। एक्स ने एक व्यवसाय शुरू किया, शुरुआत से जुड़ा हुआ है एक्स, तो इसको पहले 3 0 यहाँ से हटा दो, 3 0 यहाँ से हटा दो, ठीक है। कॉमन है 3 3 0 तो हटा दी, क्योंकि रेशियो ही निकालना है हमें। तो एक्स तो भाई वर्ष भर लगा रहेगा। तो 25 रुपये इन्वेस्ट किए इसने कितने साल के लिए? 12 साल के लिए, ठीक है। एक साल 12 महीने के लिए, एक महीने 25 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 12 महीने में टोटल इतना इन्वेस्ट किया। 4 महीने बाद, यानी कि साल में 4 महीने हटा दिए, तो इसने 20 रुपये इन्वेस्ट किए महीने के हिसाब से, 8 महीने के लिए बस, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालना है आपको। तो पहले इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 25 तिया 75, हालांकि 5 से ऊपर ही काट सकते थे बट कोई नहीं। 20 दूनी 40, तो 5 एकम 5, 25, 5 अट्ठे 40, 15:8। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश से पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। cos 1 2 3 4 5 6 ये सब 60 89 तक इस तरह के क्वेश्चन के आंसर या तो 0 या 1 होते हैं वैसे, ठीक है। तो इसलिए इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, 0 या 1 ही होते हैं इसके मोस्टली आंसर्स, ठीक है। बाकी हो सकता है यार कुछ और हो, एक बार देखें, ठीक है। वैसे यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 39, क्वेश्चन नंबर 39 बाद में देख लेंगे अगर टाइम बचेगा तो, है ना। इंग्लिश में पॉज कर लिया क्या इसको? हिंदी में देखें क्या बोला इसने। 1 से 6 तक कंपनियां हैं, क्वेश्चन तो यहाँ होना चाहिए ना। यहीं पे दे रखा है क्वेश्चन। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर बताना है आपको। कुल उत्पादन के बीच दोनों कंपनियों का अंतर। तो पहले पहले वाली कंपनी को जोड़ो, दूसरी वाली कंपनी को जोड़ो, फिर माइनस करो। इससे अच्छा एक एक ईयर का ही माइनस करते हुए चलेंगे ना, डिफरेंस ही तो लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 2 और 2 22, ठीक है। इसका दूसरे साल का डिफरेंस कितना है? 40 50 15, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है? 50 60, 14 और 3 17, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है? 3। इसका डिफरेंस कितना है? 25 दूनी 50 और 3 28। और इसका डिफरेंस कितना है? 6। और 5 में से 3 गया 2। ये डिफरेंस है टोटल इनका। 7 7 14, 16 17, 17 और 3 20 5 25 5 30 और 1 31 3 2 5 6 7 8 9 10 11। तो 111 इनका डिफरेंस होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। आप चाहो तो दोनों को जोड़ के भी कर सकते थे, उसमें भी टाइम लगता थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए हमने डायरेक्ट ही डिफरेंस निकाल दिया इनका हर ईयर का, ठीक है। इंग्लिश से पॉज कर लो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। एक व्यक्ति तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, यह मेरे ससुर जी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। अरे भाई, मेरे ससुर जी की जो पुत्री है वो मेरी पत्नी होगी ना, और उसकी पुत्री मेरी पुत्री होगी। तो तस्वीर वाली लड़की उस व्यक्ति की पत्नी
से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरी पत्नी की वो पुत्री तो है, और क्या है? अगर आप इसको डायग्राम से बनाना चाहते हो तो भाई बना लो। मेरे ससुर जी तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, उसके पिता हैं, ठीक है। मेरे ससुर जी की एकमात्र पुत्री यही हो गई, इनकी पुत्री वो मेरी भी पुत्री मेरी भी पुत्री होगी ना भाई वो। इस तस्वीर वाली जो लड़की है, उस व्यक्ति की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री है भाई उसकी भी। तो मुंह जवानी वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखें, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं जरूर। अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के 2 लेखक कौन है? नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे क्या बोला इन्होंने। सभी टी एफ हैं, तो सारे टी जो हैं ये एफ हैं, ठीक है। कुछ पी टी हैं, तो भाई इनमें से कुछ पी जो है ये टी है, ठीक है। कोई एफ पी नहीं है, तो देखो दोनों स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ एफ के पी होने की संभावना है, तो कुछ एफ के पी होने की संभावना है, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ एफ तो पी होंगे ही होंगे। तो सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो भाई संपत्ति, आपको पता है संपत्ति का अधिकार कौन से उसमें है, पार्ट में 300 ए में है ना। संपत्ति का जो अधिकार है वो 300 ए में है। और 300 ए जो है वो कौन से पार्ट में, भाग नंबर 12 में है। तो आई थिंक वित्त, संपत्ति और संविदाएं ये सब भी आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12 से संबंधित होगी, 12 से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, ईशान 10% के लाभ पर दीपक को एक वस्तु बेचता है। दीपक इसे 20% के लाभ पर निहाल को बेचता है। निहाल उस वस्तु को इतने रुपए में भुगतान करता है, तो ईशान को कितना खर्च करना पड़ा? देखो भाई ईशान है, ईशान के पास कोई वस्तु थी, वो X रुपए की थी, इसने दीपक को दे दी, तो दीपक के पास ये गई, दीपक को इसने 20% के लाभ पे बेची थी, तो उस वस्तु की कीमत दीपक के पास आकर 120% हो गई। यहाँ पे जो 100% थी वो यहाँ पे 20% के लाभ पे बेची ईशान ने इसको, तो ये 20% बढ़ गई इसकी कीमत, यानी कि 120% हो गई दीपक के पास आके। दीपक ने इसको, एक सेकेंड, ईशान 10% के लाभ पे दीपक को बेचता है, तो 10% यानी कि 11/10 हो जाएगी, 110% हो जाएगी ना दीपक के लिए। तो मैंने इसको 20% को पढ़ लिया। दीपक निहाल को बेचेगा 20% पे, ठीक है। तो जो दीपक ने खरीदी थी, दीपक की जो कीमत थी वो इतनी थी। अब दीपक ने इसको इस कीमत से 20% लाभ पे बेची, तो यानी इसने इससे 20% यानी 6/5 में खरीदी होगी। 20% लाभ मतलब 120% पे खरीदी होगी। तो ये किसने खरीदी यहाँ पे? निहाल ने। तो निहाल ने इस रेट में वस्तु खरीदी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 792। तो ये बराबर 792 है। तो आपको ईशान कितना खर्चा करता है, तो ईशान की एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो अच्छा ये 10 है यहाँ पे, ये 10, ठीक है। तो ये 10 इधर चला गया, 50 इधर आ गया, इंटू में 792 यहाँ लिख रहा हूँ नीचे में, ठीक है। आप चाहो तो कलर बदल देता हूँ। 792 इंटू में आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 11×6 = 66, ठीक है। तो 11 से काट देते हैं, 11×7 = 77, 11×2 = 22, तो 6 से कटेगा, 6 × 6 = 6×2 = 12, 12×5 = 60, 600 रुपये उसकी कीमत थी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आप डायरेक्ट उसको उल्टा कर करके कर सकते थे, 6/5 की जगह 5/6 लिख सकते थे, पर समझाने के लिए मैंने आपको इतना समझा दिया है, ठीक है। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है भाई? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। तो भाई कुछ ना कुछ लॉजिक है इनके बीच में, वो लॉजिक देखना है आपको। तो कैसे आप पता लगाएंगे? बड़ी संख्या 25 है, तो 14 में से 19 में से 14 के 5 बचे और 5 का स्क्वायर 25 है। 2 का स्क्वायर तो 50 नहीं हो सकता, लेकिन तो इसमें कुछ और लॉजिक लगेगा। कौन सा लॉजिक लगेगा भाई? 19 और 14 कितने? 20, 3 और 3 33 में 8 ज़्यादा, 50 और 8 58, 58 में 8 ज़्यादा 50 से। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसने ही बोला कि दोनों प्लस करोगे आप, तो ये 20, 30 और 3 33 आ रहा है। इनका जो प्लस करके आ रहा है वो पहले वाले से 8 ज़्यादा है। इसमें भी सेम 58 आ रहा है, पहले वाले से 8 ज़्यादा, तो इसमें देख लेते हैं एक बार।
30, 40, 50 और 60। 60 इससे 8 ज़्यादा है क्या? नहीं। 45 इससे 8 ज़्यादा है क्या? नहीं। 20, 30, 38, 38 इससे 8 ज़्यादा है क्या? नहीं। 40 और 3, 43, 35 से 8 ज़्यादा है क्या? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो जो भारत का ऊपर वाला एरिया है ना, पंजाब और हरियाणा वाले की साइड का, यहाँ पे ये दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में केवल पंजाब दे रखा है। तो पंजाब और हरियाणा वाला जो ऊपर का एक जो एरिया है ना, वहाँ पे दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर में कौन सा इकाई डेटा को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन आप सभी को पता है, सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डैश के नाम से प्रसिद्ध थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फ्रंटियर गांधी तो नहीं थे ये। देशबंधु भी चित्तरंजन दास को कहा जाता था। आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक भी नहीं इनको कहा जा एगा। यही ऑप्शन लग रहा है, जो पता नहीं कौन है, तो शायद इनको ही कहा जाता होगा, कांग्रेस कांग्रेस शोबॉय। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। अरे यार, इसमें तो इंग्लिश हिंदी कुछ था ही नहीं। ये क्या है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? प्लस में, ओ यहाँ पे माइनस में है ये, यहाँ पे ये माइनस में, यहाँ पे ये माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं लगेगा। ठीक है, बस सबसे अच्छा तरीका होता है इसका वैल्यू पुट। आप सीधा वैल्यू पुट करो, है ना? और तो कोई इक्वेशन नहीं दिख रही, यही दिख रही है, तो मैंने इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया। तो एक का स्क्वायर दो, दो में से एक गया एक, माइनस एक का स्क्वायर दो, दो में से एक गया एक, तो एक स्क्वायर एक में से एक गया, जीरो बचेगा। ठीक है, तो पुट करके देखो, यहाँ पे चौथे स्थान पे जीरो दे रखा है, जीरो आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा जीरो आंसर? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पुट किया है। हो सकता है अगर मैं दो पुट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो थोड़ी आएगा। जब मैं तीन पुट करूंगा, चार पुट करूंगा, तो वो जीरो थोड़ी आएगा, जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए पहले इनकी जो इस इक्वेशन से ना, इनमें पुट करके देखो। यहाँ पे मैंने जीरो एक रखा, ये एक रखा, ये एक रखा, ये एक रखा, तो चार में से चार गया जीरो, तो ये हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे एक एक रखोगे तो एक आएगा, ये तीन आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, जिसमें जीरो बना देगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन से और वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। ठीक है, छह खिलौनों को एक के ऊपर एक ढेर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। नीचे एक संख्या है, ऊपर दो, तो सबसे नीचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः खिलौने हैं। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का अलग अलग रंग भी है भाई। ठीक है, बैंगलोनी कह रहा हूँ, बैंगनी खिलौना समस्थिति में है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। ठीक है, लाल खिलौना सफ़ेद या पीले खिलौने के निकट नहीं है। ग्रे टॉय पाँचवें स्थान पे है, तो पाँचवें स्थान पे भाई ग्रे टॉय है। ठीक है, ठीक है। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच दो खिलौने हैं। जहाँ गुलाबी सफ़ेद के ऊपर है, तो गुलाबी और सफ़ेद के बीच में केवल दो खिलौने हैं। तो गुलाबी और सफ़ेद कहाँ हो सकते हैं? अगर गुलाबी यहाँ पे है तो सफ़ेद यहाँ होगा, और अगर गुलाबी यहाँ पे है तो सफ़ेद यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि गुलाबी तो ऊपर है सफ़ेद के, तो ये स्थिति दो हो सकती है इसमें। सफ़ेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है, इट मीन्स कि सफ़ेद अगर सबसे नीचे नहीं है तो ये तय हो गया कि सफ़ेद यहाँ पे होगा और गुलाबी यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है। गुलाबी खिलौना किस स्थान पे है? लो, और बाकी सब तो पुट करने की जरूरत ही नहीं, गुलाबी आपको पता चल गया 6 स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत लंबाई इतनी है, चार अतिरिक्त विद्यार्थियों की लंबाई को शामिल किया जाता है तो औसत लंबाई जो बढ़कर 80 हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की लंबाई का योग बताना है। देखो 10 विद्यार्थी थे, 78 था इनकी जो लंबाई, औसत लंबाई थी। चार और विद्यार्थी आए, तो देखो भाई चार जो आए वो 78 78 तो सब लेके आए, है ना? अगर वो केवल 78 78 लेके आते तो सब 78 हो जाते, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसने कहा कि वो इतना एक्स्ट्रा लेके आए कि एवरेज दो बढ़ गया। तो ये जो चार बंदे आए, ये जो चार बंदे आए हैं, ये अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लेके आए हैं कि सभी को इन्होंने दो दो बांट दिया। देखो 78 78 ये चारों लेके आए, टोटल इतना लेके आए। प्लस अब इनके आने के बाद कितने लोग हो गए? 14 लोग हो गए टोटल। इन सभी 14 लोगों को इन्होंने दो दो और बांट दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तभी 78 से दो बढ़ के 80 हो गए। तो 14 लोगों में दो दो बांटने के लिए कितने एक्स्ट्रा लाए होंगे? 28 एक्स्ट्रा लाए होंगे ना, है ना? तो ये टोटल कितना है? ये चार अगर 78 78 लाते हैं तो टोटल कितना? चार अट्ठे 32, 28 29 और एक 31, 312 यहाँ पे लाए,
और प्लस एक्स्ट्रा 28 लाए, 78 78 मतलब एवरेज के हिसाब से लाए चारों, प्लस 28 एक्स्ट्रा लाए, तो 312 और 28 कितना हो गया, 30 40, 340। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, थोड़ा तेजी से चलते हैं, टाइम कम बचा हुआ है। इंग्लिश पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा के सम्मुख सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए जो है वो बाएं से दूसरे स्थान पे, तो लेफ्ट होता है इधर, राइट होता है इधर, तो बाएं इधर है, तो बाएं से दूसरे स्थान पे, तो एक और दूसरे स्थान पे ए है। ठीक है, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, 1 2 ए और सी के बीच में। ठीक है, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में पता नहीं कहाँ पे है। डी ए का निकटतम पड़ोसी है, तो डी या तो यहाँ हो सकता है, डी या तो यहाँ हो सकता है, लेकिन इसने बोला डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी अगर यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी सी बैठा है, तो इट मीन्स कि डी यहाँ बैठा होगा और इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एफ यहाँ बैठा होगा। ठीक है, ठीक है। बी डी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी का निकटतम पड़ोसी बी यहाँ बैठ गया। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का निकटतम पड़ोसी यहाँ नहीं है, ई तो ई यहाँ पे होगा, है ना। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। हाँ, पूछा क्या है, सी के निकटतम दाएं, यहाँ पे कौन बैठा होगा, जो अभी तक नहीं बैठा, कौन नहीं बैठा, जी नहीं बैठा, बाकी सब तो बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो भाई देखो, इनमें सीरीज चेक कर लिया करो, ऐसे पहली से पहली सीरीज, फिर दूसरी से दूसरी, ऐसे चेक कर लिया करो। ठीक है, तो देखेंगे एस से डब्ल्यू, STUV W+4 WXY+2, तो हो सकता है +4 हो गया हो, तो वाई ZABC, तो सी तो ऑप्शन में ही नहीं है। पहले +4 फिर +2, पी से टी पे जाएंगे, PQRST+4 TUV+2 +4+2, पर ये रेशियो थोड़ी दे रखा है, इसमें तो आगे बताना पड़ेगा ना क्या आएगा। एक बार इसको इंडिविजुअली चेक कर लो, लॉजिक तो दिख नहीं रहा, एक बार इंडिविजुअली चेक कर लो। SP यानी जे से चेक करो, JKLMPLMNO, सॉरी M है ना, JKLMMNOPPQRS S आ गया, यानी कि सब में 3 3 का गैप है। अब यहाँ से N से चेक करो, NOPQQRSTUVW, सब में 3 3 का गैप है, PQRSSTUVWXY। इट मीन्स कि ऐसा पेयर चेक करना है जिसमें सभी में 3 3 का गैप हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वरना तो हम सीरीज की तरह इसको पहले पहले से चेक करते रहते हैं। तो आपको यहाँ से सीखना क्या है कि अगर सीरीज से लॉजिक नहीं दिखता तो एक बार गैप भी देख लेना इनका। ठीक है, सब में 3 3 का गैप है, तो देखें HIJKL, तो 4 का गैप है, ये नहीं हो सकता, तो HIJKLMNNOPQ, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी देख लो, EFG 2 का गैप है, LMNOP 4 का गैप है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। तो सिखों का है तो भाई पंजाब में होगा, अमृतसर और जालंधर, मोस्टली अमृतसर में ही है ना इनके जो फेमस, वो जो है सिखों के फेमस जो स्थल हैं, वो मेरे हिसाब से अमृतसर में ही है मोस्टली। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि जो है उसका आविष्कार किसने किया था, अंगद देव ने, जो कि इनके सेकंड गुरु थे, नानक जी के शिष्य थे, बाद में इन्होंने उनका स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक नल, अच्छा कलर बदल लेते हैं इसका, बहुत देर से ब्लू कलर चल रहा है। एक नल 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, समान नल खोले जाते हैं, तो टैंक को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक नल 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले गए, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो नल है ना मेरा, ये जो हमारा नल है, ये 8 घंटे में टैंक को पूरा भर रहा है और ये 1 घंटे में एक काम कर रहा है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है ना, तभी तो मैं इसके समान नल ला पाऊंगा। ये 8 घंटे में टोटल काम कर रहा है और 1 घंटे में एक काम करता है, 1 घंटे में एक काम करता है, तो 8 घंटे में 8 काम करना पड़ेगा इसको टोटल। इट मीन्स कि टोटल वक्त तो 8 है। समझ पाए बात को, 8 घंटे में टोटल भर देता है पानी को। आप 2 भी मान सकते हो कि 2 काम करता है 1 घंटे में, तो उसके हिसाब से 16 हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैंने माना कि 1 घंटे में एक काम करता है, तो 8 घंटे में 8 काम करता है, इट मीन्स कि टोटल काम 8 है। तो आधा टैंक भर गया, तो आधा टैंक भर गया, तो भाई आधा टैंक भर गया तो 4 यूनिट टोटल बचा। ठीक है, टोटल 4 यूनिट बचा,
ठीक है। तो आधा टैंक कितने देर में भरेगा? आधा टैंक भाई, ये एक काम 1 घंटे में कर रहा था, तो 4 काम इसने कर दिया 4 घंटे में, तो 4 घंटे में इसने आधे टैंक को भर दिया होगा। अब 3 और, यानी कि वो तो चली रहा है, प्लस 3 और आ गए, तो 4 नल हो गए इसके जैसे ही नल, है ना। तो ये नल 1 घंटे में एक काम कर रहा था, तो 3 और नल आ जाएंगे, तो वो भी एक एक घंटे में एक एक काम करेंगे, तो टोटल ये चारों मिलकर 4 काम करेंगे 1 घंटे में। और 4 ही काम बच रहा है, तो इस 4 के 4 काम को ये चारों नल मिलके 1 घंटे में कर देंगे, ठीक है। तो 4 घंटे में ये काम पहले किया था अकेले इसने, और यहाँ मिलके कर दिया 1 घंटे में सबने, तो कुल मिला के 5 घंटे में ये भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये जितनी देर आपको समझाने में लगी है, 20-30 सेकंड का क्वेश्चन था बस ये। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी का अनुपात इतना बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा बतानी है। तो भाई दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी का अनुपात ये बनाना है, देखो 1 और 2 तो है, और 1:3 बनाना है, यानी कि 1 यूनिट पानी ऐड करना है ना। तो पहले ये कितना मिश्रण है? 1:2 है, यानी टोटल 3 यूनिट मिश्रण है, बट ये एक्चुअल में कितना है? 75 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25 है, और इसमें 1 यूनिट पानी ऐड करना पड़ेगा, है ना। 2 से 3 बनाने के लिए 1 यूनिट ऐड करना है, मतलब 25 लीटर ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और AC के बिंदु P और Q है, PQ BC के पैरेलल हैं, ये समरूप त्रिभुज वाला होगा, गारंटेड क्वेश्चन देख लेना आप। जहाँ पे पैरेलल देता है ना, इस तरीके से ही कहता है, A B और C। AB और AC पर मध्य बिंदु AB पर भाई P है, और AC पर Q है, ठीक है। PQ पैरेलल है BC के, बिल्कुल सही, तो ये पैरेलल होगा यहाँ से। तो APQ और ABC दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो फिर इनकी जो भुजाएं हैं ना, भुजाओं का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, और जो भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होगा वो इनके एरिया का वो हो जाएगा रेशियो, ठीक है। AP बराबर 5 है, तो AP बराबर 5 है। PB बराबर कितना है? 10x-5 है। AQ बराबर कितना है? 3x है। और QC बराबर कितना है? 24-3x है। एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। छोटे वाले इसका कलर बदल देते हैं अगेन। AP/AB बराबर होगा AQ/AC, ठीक है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो लिख देते हैं AP कितना है? 5/AB कितना हो जाएगा? 10x-5, प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे तो +5 - 5 कट जाएगा, -5 है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बचा नीचे केवल 10x, बराबर होगा रेशियो AQ/AC। तो AQ कितना दे रखा है? 3x/AC कितना हो जाएगा? 3x + 24 - 3x। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 3x से ये 3x कट गया प्लस माइनस का, तो नीचे बचा केवल 24। तो 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये 2x इधर जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 2x² बराबर आ गया 8। तो x² बराबर आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी से, इंग्लिश में पॉज कर लो। हिंदी अच्छा, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिख गया क्या? क्या बोला इसने? कुल आय 27,000 रुपये है, और कुछ तो नहीं दिया ऊपर, ठीक है। इसने बोला कुल आय 27,000 रुपये है, तो इट मीन्स कि इसके खर्चे दिखा रखे हैं क्या? किताब प्रतिनिधित्व करता है दिन की जो प्रश्न होते हैं, एक स्कूल का प्रतिशत व्यय कोणीय आरेख में दिखाया गया है, ठीक है। कुल आय व्यक्ति की जो है वो 27 लाख रुपए है। यदि कुल स्कूल व्यय और कुल आय, यदि कुल स्कूल व्यय कुल आय का 1/3 है, तो ये स्कूल पे कितना खर्च हो रहा है ये बताया इसने, ये टोटल स्कूल के खर्चे हैं, इतना इतना इस पे खर्च हो रहा है। तो कुल आय का 1/3 टोटल खर्चा हो रहा है इस पे, स्कूल वाले खर्चे पे, मतलब स्कूल की जो चीज़ें हैं इस पे 1/3 खर्च हो रहा है, यानी 27 लाख कमाता है, तो इसका 1/3 यानी कि 9 लाख। अरे भाई 9 लाख रुपए एजुकेशन पे कौन खर्च कर रहा है भाई? तो शिक्षण शुल्क मतलब टीचिंग फी, और परिवहन शुल्क यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फी पर खर्च की गई राशि, यानी कि इन दोनों में कितना खर्च किया जा रहा है, कितना परसेंट खर्च किया जा रहा है, देख लो। टीचिंग फी कितनी है? 40%, और ये कितना है? 20, यानी कि टोटल मिला के इनका 60% इस पर खर्च किया जा रहा है। तो इससे ये खत्म हो गया 6 × 54, 54 के बाद 4 0। ऑप्शन नंबर डी इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया, यानी कि इनके बदले कौन आया? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। क्योंकि ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और उसके बाद ये जो है, इनके बाद कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जो है वो
राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो फुल टाइम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। अगेन इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल जाती है एग्जाम में, आप सामने बना के रखो अपने, जैसे मैं यहाँ पे अपने टेबल पे ही रखता हूँ और इसमें से देख के वैल्यू करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी जाती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेनी है। ट्रिक आप सभी को पता है बनाने की। यहाँ पे ये चेक करो कि कॉस थीटा और सेक थीटा मिला के 2 कहाँ पे बनेगा। अगर आप देखें, कॉस और सेक मिलाकर बनता है 0 डिग्री पे। अगर थीटा 0 डिग्री रखा जाए तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, सेक 0 डिग्री 1 होता है। और यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रखा कि थीटा बड़ा होना चाहिए 0 से, कहीं नहीं बोला ऐसा। तो अब 0 डिग्री थीटा रख दो। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री थीटा रखता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 6 1 हो जाएगा। अगेन इसकी भी 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 की पावर 6 बराबर 1। तब भी इनका आंसर 2 ही आएगा 100%। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट कर लो कि भाई कहाँ पे दोनों मिलके 2 बनाएंगे, उस तरीके से वही सेम चीज़ दूसरे में रख दो। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और समाप्त किसने कर दिया था? हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 93 में। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक व्यक्ति के पास 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं। कुल 220 सिक्के हैं। कुल राशि इतनी है। यदि जितने सिक्के 25 पैसे के हैं, यदि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल सिक्के 220 है और ये कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के जितने हैं, मैंने कहा एक्स हैं 25 पैसे के सिक्के, तो उसका 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 3 एक्स हो गए, है ना। और टोटल सिक्के कितने? 220 हैं। तो भाई 25 पैसे के हो गए, 1 रुपए के हो गए, 50 पैसे के मैंने मान लिया वाई है ना। तो ये क्या हो गया, प्लस करेंगे तो 4x प्लस वाई, कुल मिला के सिक्के कितने? 220। ठीक है, तो बोला गया इसने कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बेफिजूल में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है 4 ऑप्शन है, पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन 60 है, मैंने अगर यहाँ पे 60 रखा तो वाई 60 हो गया, और वाई के 60 आने से एक्स कितना आ जाएगा? इसको इधर गए तो माइनस किया, कितना आ गया? 160 आ गया, है ना। फिर ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 चौक 16, तो 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40। ये 40 आ गया, और ये 3 कितना आ गया? 120 आ गया। और बी कितना रखा है हमने? 60 रखा है, 50 वाई। ठीक है, अब इसमें सेटिस्फाई करा के देख लो कि राशि 160 बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बनती है तो फिर भाई दूसरा ऑप्शन पुट करना। ठीक है, आसान तरीका यही है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप पुट करके देखोगे बहुत आराम से कर दोगे। ठीक है, कम टाइम में। तो 25 पैसे के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे तो 10 रुपये हो गए ये, प्लस 1 रुपए के 120 सिक्के हैं तो 120 रुपये हो गए। 50 पैसे के 60 सिक्के हैं तो ये 30 रुपये हो गए। कुल मिला के कितने हुए? 40, 120, 160। बिल्कुल सही, ऐसे ही होना चाहिए कि पहले ऑप्शन में ही सही वैल्यू पुट कर दो, सही वैल्यू रखो, तब ये आंसर आ जाता है। मतलब एग्जामिनर को ऐसे ही करना चाहिए कि पहले ऑप्शन में वो सही वैल्यू रख दे, ताकि बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। ठीक है। किसने अदालत में सिजदा और पैबोस, बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पास करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इनका कुछ कुछ अर्थ है अलग अलग। तो एन का मतलब क्या है भाई? एन का मतलब है डिवाइड, तो 27 डिवाइड करेंगे कैसे? 27 तिया 81, तो 3 आ गया। ओ का मतलब क्या है? इंटू 4। एम का मतलब क्या है? -21। और पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्लस 21 प्लस 72। पी का अगेन मतलब +3। एम का मतलब इंटू था ना, माइनस था, एम का मतलब -3। एक सेकंड, पी का मतलब क्या है? पी का मतलब प्लस है, ठीक है। एम का मतलब माइनस, ठीक है। 3, ओ का मतलब इंटू 9, ठीक है। ठीक है, तो 4 तिया 12, -21 +72 और 3 75, ठीक है। 3 2 12 ना, हाँ, और 3 9 27, तो -27। ठीक है, तो प्लस प्लस को जोड़ दो, ये हो गया 80 और 7 87, और माइनस माइनस कितना हो गया? 40 और 8 48। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा? 7 में से 4 गया 3, तो 39। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। वायवीय श्वसन श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो वायवीय 2 प्रकार का श्वसन होता है ना, एक वायवीय एक अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में जो होता है अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यों पूछा भी गया। हिंदी में देखें इसको क्या कहा है इसने। आलेख के सभी 6 विभागों की तुलना करने पर किस विभाग में छात्रों का लगभग औसत संख्या है। किस विभाग में छात्रों की लगभग औसत संख्या है। ये सेम क्वेश्चन पिछले मॉक में भी आया था, शायद सेम ही क्वेश्चन था। 6 विभागों की तुलना करने पर किस विभाग में छात्रों की लगभग औसत संख्या है। तो पहले इनका औसत निकालो। ठीक है, एवरेज कितना हो जाएगा, 6, 3 9, 2 11, 4 15, 20 2 22, 5 27, तो 270 है टोटल। और 6 लोग हैं तो एवरेज कितना हो गया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 45 हो गया। ये बोल रहा है किस विभाग में 45 के आसपास संख्या है। तो 45 के आसपास किस में है, 40 इसमें है 4 में, और किस में है 45 इसमें 4 में, और 50, यानी कि 45 के नज़दीक ये दोनों 4 और 6 है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पॉज कर लो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, थोड़ा तेज से चलेंगे, है ना, बहुत टाइम कम बच रहा है। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो फेफड़ों से हृदय तक कौन सी ले जाती हैं, फेफड़ों से हृदय तक धमनियां ले जाती हैं फेफड़ों से हृदय तक। धमनियां ले जाती हैं हृदय से, और शिराएं ले जाती हैं फेफड़े से हृदय तक। ठीक है, आई थिंक सेकंड होना चाहिए। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में पॉज कर, हिंदी में देखेंगे इसको। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे। ये हाल ही में, शायद ये 3-4 दिन पहले का ही क्वेश्चन है। ये 3-4 दिन पहले न्यूज़ में रहा है कि अंतरिक्ष में प्राइवेट कुछ वो जा रहा है ऐसे करके कुछ, पर ये किस यान से जा रहे हैं ये आइडिया नहीं है, बट ये न्यूज़ में भी रहा है हाल ही में। समाचार पत्र संपादक से रिलेटेड है तो बनावट, तो समाचार पत्र में संपादक काम करता है या आता है। बनावट बनावट बनावट, तो बनावट वास्तुकार से संबंधित होगा। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। 49 13 से रिलेटेड है तो 56 11 से रिलेटेड है, तो 13 3 39, 13 चौका 52, × 4 -3 × 4 प्लस समथिंग हो रहा है, तो इंटू का लॉजिक नहीं है। 9 और 4 13, 6 5 11, बहुत सही, 9 3 12। सेम क्वेश्चंस, आपको तुरंत इन क्वेश्चंस में इस लॉजिक को ध्यान रखना है। ये रिसेंटली एग्जाम में बहुत आ रहे हैं रेलवे के। इनकी अल्फ़ाबेटिकल जो इनकी वैल्यूज़ है ना, अल्फ़ाबेटिकल कह रहा हूँ। 9 और 4 13 कर दिया, डिजिट्स को सम कर दिया, यहाँ पे 6 और 5 11 कर दिया, 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक बहुत ज़्यादा चल रहा है रेलवे के एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे इसमें। ये बराबर ये है, ए न्यून कौन है, तो इसका मान बताना है। तो अगेन ए न्यून कौन है, तो ए की वैल्यू कुछ भी रख दो आप न्यून कौन में। तो मैं ए की वैल्यू अगर 30 रखता हूँ तो साइन 90 हो जाएगा ये, है ना। ये अगर मैं 30 रखता हूँ तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है, 1 = 1 है क्या। यहाँ पे अगर मैं 30 रखता हूँ तो 30 - 30 0, तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर गया। तो ए वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 2 cos A, तो कॉस ए हमने कितनी रखी है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 कितना होता है, साइन 1/2 का 1/2 का उल्टा हो जाएगा, 2 × 2, है ना। 2 cos A है तो ये 4 हो गया, प्लस tan² 2A। तो 2A मतलब 60 डिग्री रखना है, और 60 डिग्री का स्क्वायर करना है। तो tan 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर 3, माइनस cot² A। तो cot 30 निकालना है, तो cot 30 कितना होता है, tan 30 का उल्टा √3, तो इसका उल्टा, और सॉरी इसका स्क्वायर 3 हो गया। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट करके आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। इंग्लिश, अब इसको इंग्लिश में क्या देखना है यार, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ये लाइन सीधी हो गई यहाँ पे, फिर ऐसे हो गई, उसके बाद भाई ये क्लॉकवाइज घूम रही थी ना, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आ गई ऐसे, फिर ये ऐसे घूमी, उसके बाद अगेन यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे होना चाहिए, पहले वाले में है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, तो पहले वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम जाएगी, ऐसे सीधी आ जाएगी इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करो जल्दी से। उन अक्षरों की संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक है लेकिन बाद में एक संख्या नहीं है। जिनके पहले एक प्रतीक है, बाद में एक संख्या नहीं है। तो जिनके पहले एक अक्षर देखने, जिनके पहले एक प्रतीक, बाद में एक संख्या नहीं है। तो अक्षर पहले एक प्रतीक, बाद में एक संख्या नहीं है, तो एक ये हो गया। अक्षर पहले एक प्रतीक, बाद में एक संख्या नहीं है, 2 हो गया। 1 2 2 हो गए। ठीक है, अक्षर पहले एक प्रतीक, बाद में एक संख्या,
अक्षर 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 पहले एक प्रतीक। अक्षर वाला इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखने हैं ना, हाँ। पहले एक प्रतीक। नहीं है। प्रतीक नहीं है। प्रतीक और बाद में एक संख्या है, नहीं होनी चाहिए ना। तो दो ही ऑप्शन, दो ही पेयर ऐसे दिख रहे हैं जिसमें पहले एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या नहीं है। इंग्लिश पॉज करो जल्दी से। बी सी जिसकी केवल एक संतान है की पोती है, तो बी जो है वो सी की पोती है। बी सी जिसकी केवल एक संतान है, तो सी की केवल एक संतान है ना, तो ये पुत्र होगा इसका। की पोती है, तो ये पोती है, लड़की है। ठीक है। बी सी की पोती है तो बी है पोती। डी सी जिसका भाई ई, डी जो है वो सी, सी जिसका भाई ई, सी का भाई कौन है, ई है। ई भाई है सी का, और पुत्री ए है। बी सी जिसकी एकमात्र संतान, तो सी की एकमात्र संतान जो है पोती दे रखा है, तो यहाँ पे नाती हो सकता है शायद। ये इंग्लिश में तो सेम ही कह देते हैं ना, ग्रैंड डॉटर ऐसे करके। तो इसने बोला ई और सी जिसका भाई ई और पुत्री ए है, तो सी जो है ना इसकी पुत्री ए है, तो ये पुत्री है भाई। ठीक है, क्योंकि एकमात्र संतान है इनके पास, सी के पास बस। आगे क्या बोला इसने, बी का डी से क्या संबंध है, तो डी कहाँ है भाई। डी सी जिसका भाई ई और पुत्री ए का पति है, डी जो है वो सी का पति है, सी का पति है डी, ये पति है। बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से संबंध बताना है। तो डी की पुत्री यानी कि उनकी नातिन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पॉज करो जल्दी से। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा, ये तो रट्टा मारा था, आपने भी मारा होगा रट्टा 11th क्लास में, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही था आई थिंक। एरेटोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक नंबर में आया भी था ये क्वेश्चन पेपर में, आपको याद हो तो, 11th क्लास में। हाँ आया था ना। यदि गोलार्ध का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है, तो गोले और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। 4 गुना है तो इक्वेशन ही बना लेते हैं ना। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर के क्यूब, बराबर है गोले के आयतन का 4 गुना। गोले के आयतन का, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है। गोले के आयतन का 4 गुना अर्धगोले का कैसे हो सकता है, अच्छा ये कोई और दूसरा अर्धगोला होगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है, तो यहाँ पे दूसरा गोला है कोई 4/3। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, जो अर्धगोला है इसका आयतन इस गोले के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 दूनी 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 दूनी 8। तो आर की क्यूब ये नीचे आ जाएगा अपॉन में आर की क्यूब, बराबर आ गए 8/1। यहाँ पे तो एक बचा ना। ठीक है, तो ये आर की क्यूब किसकी, 2 की क्यूब है ये, और यहाँ पे 1 की क्यूब है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2/1 या 1/2। ऑप्शन ए की दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश सपोज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, टाइम बहुत कम है, तेजी से बढ़ना होगा हमें। यदि माया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, और वो इस स्पीड से जाती है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई। जो स्पीड है वो पहले 40 थी, बाद में कितनी है, 60 है। तो जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना वो घर से कार्यालय तक का, जब डिस्टेंस सेम होता है तो आपको जो टाइम का रेशियो होता है वो उल्टा होता है स्पीड के। तो स्पीड 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, पहले 3 लगेगा बाद में 2 लगेगा। ठीक है, जब सेम डिस्टेंस होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्स होता है। इसने बोला पहले तो वो इस स्पीड से जब जा रही थी तो 5 मिनट देरी से पहुंचती थी, बाद में वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गई। तो 60 की स्पीड से उसने कितना टाइम कवर किया, 15 मिनट कवर किया ना। 5 मिनट देरी से पहुंच रही थी पहले, अब वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गई, तो पहले 5 मिनट देरी के भी कवर किए प्लस 10 मिनट जल्दी पहुंच गई, तो इसने 15 मिनट का टाइम कवर किया है दूसरी स्पीड में। तो पहले अगर 3 टाइम लग रहा था अब 2 टाइम लग रहा है, तो अब पहले से कितना टाइम कम लग रहा है, 15 मिनट कम लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, तो 3 यूनिट की कितनी होगी, 15 तिया 45, 2 यूनिट की कितनी होगी, 15 दूनी 30।
तो भाई यहाँ पे इस स्पीड से वो 30 मिनट में पहुंच जा रही थी और डिस्टेंस पूछा है। अगर मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा हूँ और आधे घंटे में पहुंच जा रहा हूँ, 1 घंटे में 60 चलता हूँ तो आधे घंटे में कितना चलता हूँ, 30। तो स्पीड के हिसाब से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश बॉक्स जल्दी से। 21 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 21 फरवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। आपको बार बार मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सेम डे पे अगर आप अगले साल जाओगे तो एक दिन प्लस हो जाता है ना, लीप ईयर ना हो, बस लीप ईयर में 2 दिन प्लस हो जाते हैं। तो आप 21 फरवरी 2006 पे जब जाओगे तो यहाँ पे रविवार है तो फिर सोमवार आ जाएगा, ठीक है। फिर 2006 से 2007 पे जाओगे तो मंगलवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई लीप ईयर है ही नहीं इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की तो भाई सबसे बड़ी सहायक नदी ही यमुना है। इंग्लिश में पॉज कर लो। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने में जल्दी जल्दी काउंट कर लो। 1 2 3, ये पूरा 4, ये 5 और एक पूरा ये 6, ठीक है। एक ये बीच में बन रहा है इनके 7, और एक ये बड़ा वाला बन रहा है 8, एक ये वाला 9, एक ये वाला 10, ठीक है। 10 हो गए। उसके बाद एक ये बन रहा है, ये वाला 11, ठीक है। और कोई बन रहा है क्या, और कोई नहीं बन रहा। तो 1 2 3, एक बार जल्दी से काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3, और ये 4 5, ये 6, ठीक है। 6 के बाद ये वाला एक 7, और एक बड़ा बड़ा वाला 8, एक ये 9, एक 10, ये 11। अब 12 कैसे हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये 12। 12 दिख रहे हैं तो 12 ही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम कम। संजना उत्तर की ओर संजना उत्तर की ओर चलती है 70 मीटर, ठीक है। दाएं मुड़ती है 50 मीटर, तो दाएं राइट साइड पे मुड़ेगी और 50 मीटर चलेगी। फिर से दाएं मुड़ी और 70 मीटर, यानी कि इसके बराबर आ गई, जस्ट यहाँ से बराबर आ गई 70 मीटर चल के, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो भाई इधर की साइड है वो, और कितना ये डिस्टेंस है, 50 मीटर ये डिस्टेंस, और ईस्ट की साइड पर है, यानी कि पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा, आरंभिक बिंदु से, है ना, यहाँ से कितनी दूर थी वो, ठीक है। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। करंट अफेयर क्वेश्चन, नहीं आइडिया। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो भाई आज प्रेजेंट में इनका योग दे रखा है इतना, और 4 वर्ष पहले इनका आयु का योग दे रखा है 4:1। तो अगर आज इन दोनों की आयु का योग 58 है, तो 4 4 वर्ष अगर मैं पीछे जाता हूँ तो 4 इसकी आयु से कम हो जाएंगे, 4 इसकी। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, 50 होगा ना, है ना। तो यानी कि 4:1, 5 यूनिट की वैल्यू 50 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 4 वर्ष पहले ये 40 साल का था, ये 10 साल का था, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। पिता की वर्तमान आयु यानी 4 वर्ष बाद आज ही कितने का है, 44 का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। HTTP के थ्रू ही तो करते हैं, ये तो सबको पता है भाई। इंग्लिश इंग्लिश बॉस को जल्दी से। पी का वेतन क्यू के वेतन का 60% है, तो पी का वेतन बराबर है क्यू के वेतन का 60%। तो क्यू के वेतन का 60% मतलब 6/10, ठीक है। जो आर के वेतन का 50% है, जब जो की बात की जाती है तो वो सेकंड पर्सन के बारे में बात की जाती है। तो जो मतलब क्यू का वेतन क्यू का वेतन बराबर है आर के वेतन का 50%, यानी आर का आधा, ठीक है। तो आर का वेतन का कितना प्रतिशत पी का वेतन है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो भाई यहाँ देखें तो 2 3 6, 2 5 10, तो ये क्यू इधर चला गया, नीचे आ गया। तो क्यू और पी और क्यू का रेशियो यहाँ तो आ गया 3:5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आर नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1 बचेगा। तो क्यू और आर का रेशियो यहाँ पे कितना आ गया, 1:2। तो इनको बराबर बना दो। तो 5 के बगल में इसको
पाँच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले क्यू को बराबर बनाना पड़ेगा, तो क्यू को बराबर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? पाँच से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, बस इतना काफ़ी है। तो तीन ये हो गया, पाँच ये हो गया, ये रेशियो है, और ये 10 हो गया। तो इस रेशियो में इनका वेतन है। बोला है कि आर का वेतन पी के वेतन का कितना प्रतिशत है। आर का वेतन, आर के वेतन का कितना प्रतिशत पी का वेतन है। अच्छा, पी का वेतन जो है वो आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। आर का वेतन 10 है तो पी का वेतन 3 है, तो कितना प्रतिशत है इसका? 30%। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से तेजी से आगे चलेंगे। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह और तुरंत पहले एक अक्षर है। तुरंत बाद एक चिन्ह, अंक देखने अंक, ठीक है। तुरंत बाद एक चिन्ह और पहले अक्षर, तो अंक तुरंत बाद एक चिन्ह, अंक 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 तुरंत बाद एक चिन्ह और पहले एक अक्षर नहीं है। अंक 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 कहाँ गए भाई? अंक ये रहा, तुरंत बाद एक चिन्ह पहले एक अक्षर, ठीक है, एक हो गया। अंक तुरंत बाद एक चिन्ह पहले एक अक्षर नहीं है। अंक 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 अंक, ठीक है। तो इसमें एक ही दिख रहा है और कहीं तो नहीं है ना। कितने अंक हैं जिनके तुरंत, तुरंत बाद एक चिन्ह तुरंत पहले एक अक्षर, तुरंत बाद एक चिन्ह तुरंत पहले एक अक्षर, तुरंत बाद एक चिन्ह तुरंत पहले एक अक्षर नहीं है। नाइन, तुरंत बाद एक चिन्ह पहले अक्षर, एक येरा पेयर, तुरंत बाद एक चिन्ह पहले अक्षर नहीं है। तो एक ही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी मेरे को एक ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। तो ए एफ के पी, तो ए से एफ प्लस फाइव है ना, एक छः हो गया, प्लस फाइव, छः पाँच ग्यारह, प्लस फाइव ग्यारह पाँच 16 प्लस फाइव, तो 16 में 5 प्लस करेंगे 21 आएगा, तो प्लस फाइव कर दिया, 21 क्या होता है? टी यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए से एफ पे प्लस फाइव हुआ, एफ से के पे प्लस फाइव, के से पी पे प्लस फाइव, तो यहाँ से प्लस फाइव करेंगे तो यू आएगा। बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पहले यू केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखें। भारत द्वारा वेव्स 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? पता नहीं भाई, करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसमें भाई अलग अलग साइन का अलग अलग मतलब है। प्लस का मतलब, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अंदर वाले ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को, ठीक है। तो इंटू का मतलब क्या है? माइनस है, तो 35 में से माइनस 26 हुआ तो कितना, चार, 9 बचा। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, और डिवाइड का अर्थ क्या? डिवाइड का अर्थ है इंटू। तो ये कितना हो गया? चार तिया 12, तो ये आ गया 12 8 20 और एक 21, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है भाई? प्लस का मतलब है डिवाइड। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब प्लस, तो चार और तीन 7, तो ये कितना आ गया? ये 3 आ गया, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है? इंटू, तो इंटू 5, 5 दिया 15, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और 2 मीटर पूर्व गाड़ी चलाता है। पूर्व आपको पता है सीधे हाथ की तरफ होता है, तो इधर ईस्ट होता है, तो 2 मीटर यहाँ पे चला दी इसने गाड़ी। उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो उत्तर की ओर मुड़ के 7 किलोमीटर गाड़ी गाड़ी चलाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दक्षिण में मुड़ता है और 7 किलोमीटर, दक्षिण नीचे की तरफ होता है तो 7 किलोमीटर, यानी इसके सामने आ गया बिल्कुल, ठीक है। वह अपने अब वह प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कहाँ है? तो यहाँ से वो कहाँ पे है? दो ये हो गया डिस्टेंस, 6 ये हो गया, तो 8 मीटर किधर? पूर्व में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। सीट को ये लिखा जाता है, तो ट्री को क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो एस को टी लिखा जा रहा है +1, ई में आई लिखा जा रहा है, तो एस में +1, ई एफ जी एच आई +4 कर दिया, और ए को लिखा जा रहा है जे, 1 से 10 + 9। अरे वाह, ये स्क्वायर में प्लस कर रहे हैं क्या भाई? पहले +1 +4 +9, अब +16 किया है क्या इसने? 20 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 36, यानी 26 10 36, जे आएगा 10, बहुत सही। इन्होंने जो प्लस किया है वो पहले एक का स्क्वायर, फिर दो का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर प्लस किया है, ठीक है। तो टी में एक का स्क्वायर एक प्लस करेंगे तो यू आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। देखो अब ना ऑप्शंस जब आप देख रहे हो, यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे वी आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है। जब दोनों ऑप्शन में सेम है तो आप लास्ट वाला अलग है तो लास्ट वाले को चेक करो ना डायरेक्ट। तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, अब चार का स्क्वायर प्लस करो तो 16,
तो 5 में 16 प्लस करेंगे तो 21 आएगा, 21 होता है, VU TU, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लग रहा है, आगे मैथ्स के ना हो बस। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो भाई ये है, और 6 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। P2 और P6 के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P2 और P6 के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। 6 लोग हैं तो वैसे भी इनके बीच में 2 ही व्यक्ति आएंगे, P2 को यहाँ बिठाए थे, P6 को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। हो सकता है P2 ऊपर हो तो वो गोला उस हिसाब से घूम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P2 और P4 P1 के निकटतम पड़ोसी हैं। P2 और P4, आगे बढ़ो, क्या बोला इसने, P5 P3 के ठीक दाईं ओर है। P1 P6 के दाईं ओर से दूसरा है, तो P1 P6 के दाईं ओर से दूसरा यहाँ पे है P1। और क्या बोला था इसने, P2 P4 P1 के निकटतम पड़ोसी हैं, तो P2 यहाँ पे है तो P4 यहाँ पे होगा इसका P1 का निकटतम पड़ोसी। P5 P3 के दाईं ओर बैठा है, तो P5 जो है P3 के दाईं ओर बैठा है। P3 के ठीक दाईं ओर कौन, अबे भाई P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये तो स्टेटमेंट से ही आ गया आंसर, P5 बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शपॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं की 66 kg श्रेणी में स्वर्ण स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये पिछले मॉक्स में आ रहा है, लगातार आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, 48वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित। अभी रिसेंट मॉक में आया था शायद 77 या 75 का आया था। उसमें कौन थी? लवलीना बोरगेन थी 75 में। 66 में थी अंकुशिता बोरो। ये पहले भी मॉक में आया हुआ, 3 4 बार आया हुआ लगातार, याद रखना, 66 और 75 दोनों। इंग्लिश में पॉज करो, हिंदी में देखेंगे। प्रमुख लिग्नाइट भंडार नेवेली में है, तो नेवेली जो डैश में स्थित है, नेवेली नेवेली कहाँ पे स्थित है? नेवेली आई थिंक तमिलनाडु में स्थित है नेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। 13 जुलाई 2024 को ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नो आइडिया। तो भाई ऑलमोस्ट हमने जितने हमें अटेम्प्ट करने थे फर्स्ट गो में वो हमने कर ही लिए ऑलमोस्ट सारे। तो अभी हमारे पास 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो अगर हम चाहें तो एक आध को गेस भी कर सकते हैं। बीच में ये पढ़ा हुआ तो था यार, इंग्लिश में देखें एक बार इसको। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल हेल्प, फिर से और देखते हैं, चलो कोई नहीं। इसको सोचना पड़ेगा, 4 मिनट है ना। डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम, तो ये सब तो यार साउथ में जो नेटवर्किंग हब वगैरह हैं, या तो हैदराबाद या फिर बेंगलोर, ऐसी जगह पे होना चाहिए ना। 1 और 2 में से एक जगह पे होना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो बेंगलोर कर देते हैं, क्योंकि बेंगलोर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आगे है, ठीक है। 93 एटॉल से संबंधित, एटॉल 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 क्या होता है यार, ये तो मैंने आज ही देखा। बाकी 93 हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं, और अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो यार, ये न्यूज़ में रहा था अभी अभी 3 4 दिन पहले ही मैंने सुना था, 1 2 दिन या 3 4 दिन पहले, कि एक शुभांशु शुक्ला नाम के व्यक्ति जा रहे हैं। कौन से उसमें जा रहे हैं ये नहीं पता। चलो इतना ही रखते हैं ना, 93 हमने अटेम्प्ट कर लिए, काफ़ी है। तो इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी। तो भाई ये हमारा रहा है इनका, कहाँ पे इसको, ओ माय गॉड, ये लिख, आज थोड़ा नया इंटरफेस आ गया है लग रहा है, या तो ये टेक्स्ट बुक में अपडेट हो गया है, या फिर मेरा आज मैंने पीसी थोड़ा, नई चीज़ें हैं, थोड़ा नया सिस्टम है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, शायद अपडेट कर लिया इस वजह से। तो भाई 6 इनकरेक्ट हो गए हमारे, यही चीज़ सही यही दिखा रहा है ना, करेक्ट 87, इनकरेक्ट 6 हुए हमारे। भाई बहुत ज़्यादा हो गए इनकरेक्ट तो यार, इतने तो इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। भाई इसमें 6 हमारे गलत हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट तुक्का लास्ट में एक आध सवाल में मारा है बस, जो मारा है तो, बट ये 6 गलत कैसे हो गए? आई एम नॉट कुछ कह सकता इसके बारे में। चलो देख लेंगे, अब इसका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। कब आ जाएगा? 12:30 बजे 2 जून को, यानी कि आज ही रात को आ जाएगा 12:30 बजे। तो आज मैं इसको शाम को अपलोड करूँगा, तो अगले दिन मैं
के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो भी हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो हमने स्किप किए हैं। बाकी 6 क्वेश्चंस का गलत होना बहुत ज़्यादा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, 6 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बाकी चलो कोई नहीं, जो भी है। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। इसमें जो भी 6 क्वेश्चंस गलत हुए होंगे वो अगले दिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और उसमें आप देख लेना कमेंट बॉक्स में कि जो गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या है और हमने क्या उस पर क्लिक किया है, ठीक है। तो स्कोर हमारा आज 85 रहा है, जो कि एक्यूरेसी थोड़ी सी हमारी डाउन हुई, 90% पे गई। ऑलमोस्ट 95 99 के आसपास ही रहती है, क्योंकि गलत क्वेश्चंस, करंट अफेयर के जो साइंस के ऐसे क्वेश्चंस जो हमें नहीं आते वो हम ऑलरेडी स्किप ही कर देते हैं पहले से, है ना। तो इसलिए एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 98 99 के आसपास ही रहती है। खैर चलो, ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, और आप भी मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और इनकी जो ये सीरीज़ चल रही है ना, डेली इनमें एक मॉक टेस्ट अपलोड होगा। डेली आपको इस सीरीज़ के मॉक टेस्ट लगाने हैं, 100% इसको लगाना है आपको, ठीक है। ये सीरीज़ का पहला टेस्ट है, अब एग्ज़ाम तक ये जितने भी टेस्ट आएंगे सबको आपको लगाना है, ठीक है ना। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।